जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, इस हफ्ते का हमारा ये तीसरा वीडियो है उत्तराखंड के इतिहास का, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास की जो बुक है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की, और उत्तराखंड के नवीन इतिहास की जो बुक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की, इन दोनों बुकों का जो पूरा का पूरा निचोड़ है वो हम इन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और अपने लिए जो हमारे आगामी एग्जाम है उनके लिए जो हिस्ट्री के उत्तराखंड हिस्ट्री के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर पक्के कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कुनिद राजवंश। आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो पूरी की पूरी तरीके से निर्भर है कुनिद राजवंश के ऊपर, और विस्तृत रूप से हमें इसका अध्ययन करना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुनिद राजवंश के बारे में। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड क्षेत्र पर शासन करने वाली सर्वप्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा कुनिद। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, कुनिद राजवंश जो है उत्तराखंड क्षेत्र पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है। क्लियर हो गई इतनी बात। अगली बात, कुनिदों के बारे में हमारे पास जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत हमारे पास क्या है, साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास क्या है। तो देखिए, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की एक जगह है बरहूत, यहाँ से हमें 4 अभिलेख, तथा मथुरा से उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों आपका मथुरा, यहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कुनिद राजवंशों के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा कुनिदों की जानकारी का सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्रोत इस राजवंश के राजाओं द्वारा चलाई गई रजत एवं ताम्र मुद्राएं हैं। ठीक है, चांदी की और जो रजत है दोस्तों कांसे की, और तांबे की, रजत जो होता है सिल्वर, ठीक है, रजत तथा चांदी की और जो तांबे की मुद्राएं हैं वो हमें किनके बारे में बताते हैं, वो हमें जानकारी देती है कुनिदों के बारे में। उसके अलावा दोस्तों देहरादून जनपद से मौर्य वंश शासक जो हैं अशोक, उनका जो कालसी शिलालेख है वो भी हमें क्या बताता है, कुनिदों के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत कुनिदों के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, पुलिंद यूज हुआ है, और इस क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है। ठीक है, तो ये तो हुई दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों की बात। लेकिन अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाभारत से कुनिदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो महाभारत ग्रंथ है उससे भी हमें क्या मिलती है, कुनिदों के बारे में जानकारी मिलती है। और महाभारत में कुनिदों के लिए क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि द्विज श्रेष्ठ किस ग्रंथ में कुनिदों के लिए यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर होगा महाभारत के अंदर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, मां रामायण के किष्किंधा कांड में भी कुनिदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा विष्णु पुराण जो है उसमें कुनिदों को कुलिंदो पथकस नाम से उल्लेखित किया गया है। आपसे पूछे जाएगा कि कुलिंदो पथकस किस ग्रंथ में कुनिदों के लिए कहा गया है, तो आपको बताना है विष्णु पुराण में कहा गया है। उसके अलावा भूगोलवेता टॉलमी ने कुनिदों को कुलिंड्राइन, ठीक है, किस नाम से, कुलिंड्राइन नाम से उल्लेखित किया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भूगोलवेता जो टॉलमी है उनके द्वारा कुनिदों को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों कुलिंड्राइन। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर पीपीटी बनी हुई है इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में हूबहू इसको नोट करना है, क्योंकि मैंने भी जो ये लिया है, ये जो कंटेंट लिया है इन बुक से, वो पूरा एक टाइप सा निचोड़ लिया है, और इससे कम आप लोग कुछ भी नोट नहीं कर सकते। इससे शॉर्ट बनाने का आप लोग प्रयास करोगे तो आप भी एग्जाम में शॉर्ट रह जाओगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए दोस्तों, अब जानकारी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, और हमारी जो क्लासेस है ये कैसे रेगुलर आप लोगों को मिलती रहे उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं।
अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, 7618172369 इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है और मैसेज में आप लोगों को अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखना है। क्लियर हो गई बात। आपको ग्रुप में हर क्लास की पीपीटी और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। हर संडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट किस तरीके से होगा, इसमें 20 प्रश्न आपको हिंदी के देखने के मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जीएस के आप लोगों को 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 प्रश्न और रीजनिंग के आप लोगों को 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कल यानी कि संडे को आप लोगों का क्या है, टेस्ट है और संडे को कोई भी क्लासेस नहीं होती है। फिलहाल जो हमारा शेड्यूल है सोमवार से बुधवार, ठीक है, सोमवार से बुधवार क्या होता है दोस्तों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होती है और बृहस्पतिवार से लेकर शनिवार तक हमारी होती है उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, फिलहाल हमारा ये शेड्यूल चल रहा है। तो कल के टेस्ट के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और एक बात मैं कह देता हूं इस वीडियोस के अंदर, जो बंदा या जो छात्र या जो छात्राएं टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, जो निष्क्रिय रहेंगे ग्रुप में, उन्हें कल ही ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इस बात को आप लोग गांठ बिठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे 500 मुझे ये अचीवमेंट नहीं देखनी कि मेरे ग्रुप में 500 लोग हो गए, मेरे ग्रुप में 1000 लोग हो गए। मेरे ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 10 लोग भी रहे और 10 लोग सिलेक्शन अलग चीज है, लेकिन डेडिकेशन दिखाने वाले लोग अलग रहे उन लोगों का, ठीक है। जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं तो भाई उनका क्या सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप में वही लोग रहेंगे, ठीक है, जो अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, ठीक है। और मुझे पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरीके से चीजें कर रहा है। तो आप लोग जो कल का टेस्ट मिस करेगा, जो निष्क्रियता दिखाएगा, वो उसका सफर मेरे साथ उस ग्रुप में कल तक ही होगा। ये मैं आप लोगों को क्लियर कट कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए इतिहास, जो इतिहासकार जो हैं कन्निगम, ठीक है, इन्होंने इन्होंने कुणिदों का संबंध हिमाचल के शिमला के आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाली कुन्नीत जाति से बताया है। ठीक है, जो आपके कर्निगम महोदय हैं, ठीक है, कर्निगम होगा ये, जो इतिहासकार कर्निगम महोदय हैं, उनके द्वारा जो कुणिदों का संबंध बताया गया है, वो हिमाचल के आसपास एक जाति निवास करती है जिस जाति का नाम है कुनीत जाति। उनका संबंध और कुणिदों का संबंध है, ठीक है, आपस में इनके रिश्ते हैं। इसको किसने बताया है, ये बताया है इतिहासकार कर्निगम ने, ठीक है। वारा मिहिर द्वारा रचित पुस्तक बृहद संहिता से भी कुणिदों का उल्लेख प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक अष्ट अध्याय से भी कुणिदों की जानकारी हमें मिलती है। क्लियर हो गई बात। कुणिदों की राज्य सीमाएं देखें तो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में आपका सहारनपुर हो गया, पूर्व में हो गई आपकी काली नदी और पश्चिम में हो गई सतलज नदी। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के बीच डायग्राम बनाया गया है, ऐसे ही आप लोगों ने अपने नोटबुक में बनाना है और उसी चीज को याद करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे कुणिदों का जो शासन काल है वो किस तरीके से रहा। प्रथम चरण देखेंगे हम, द्वितीय चरण देखेंगे और तृतीय चरण आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। प्रथम चरण के अंदर जो समय रहा है वो रहा है 1500 बीसी से लेकर 900 बीसी तक का, ठीक है। और द्वितीय चरण जो रहा है वो 900 बीसी से लेकर 200 बीसी तक का, और तृतीय चरण जो रहा है वो रहा है आपका 200 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये 300 एडी होगा यहाँ पर, ठीक है, 300 एडी करना आप लोग इसे, 300 एडी तक का, ठीक है। 200 बीसी से लेकर कितना 300 एडी तक का है रहा है आपका तृतीय चरण। तो प्रथम चरण देखिए दोस्तों, कुणिदों के प्रथम चरण की जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। महाभारत के वन पर्व हो गया आपका, शवा पर्व हो गया और भीष्म पर्व हो गया। इन ग्रंथों से क्या मिलती है, कुणिदों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। महाभारत के वन पर्व में कुणिद शासक सुबाहु का उल्लेख प्राप्त होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुणिद शासक सुबाहु का उल्लेख कहां से
प्राप्त होता है तो आप कहोगे महाभारत के वन पर्व से, जो पांडवों की केदार खंड यात्रा के समय इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। यानी कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जब पांडव केदार खंड यात्रा पे आए थे तो उस समय, ठीक है, यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था कुनिद वंश का शासक सुबाहु, और इसी सुबाहु को कुनिद राजवंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है, सुबाहुपुर, यानी कि वर्तमान के श्रीनगर में है। क्लियर हो गई इतनी बात। सुबाहु के पांडवों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से क्या लड़ी थी, लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है, महाभारत से कुनिद शासक विराट की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसका राज्य क्षेत्र पश्चिमोत्तर उत्तराखंड का जौनसार वाला क्षेत्र था और इसी क्षेत्र में इसकी राजधानी थी विराटगढ़। क्लियर हो गई बात। ठीक है, महाभारत में किसका भी जिक्र मिलता है आपको, कुनिद शासक विराट का भी जिक्र मिलता है, जिसकी राजधानी कहाँ है, जिसकी जो राजधानी है वो विराटगढ़ी है, और जो इसका क्षेत्र है जहां पर ये शासन करता था तो है उत्तराखंड का जौनसार वाला क्षेत्र। ठीक है, विराट राजा जो हैं, इनके पांडवों के साथ क्या थे, वैवाहिक संबंध थे, और इसने पांडवों की ओर से युद्ध में क्या किया था, प्रतिभाग किया था, और इसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के, ठीक है, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसके साथ होता है। ठीक है, और उत्तरा का ही बेटा कौन है, प्रक्षिप्त है। ठीक है, चलिए, उत्तरा का विवाह किससे होता है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है, यानी कि कृष्ण का भांजा सुभद्रा का बेटा कौन था, अभिमन्यु था। ठीक है, इतनी चीजें हो गई है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण की हम बात करें, कुनिद शासन के द्वितीय चरण के, ठीक है, कुनिद शासन के द्वितीय चरण के किसी भी, ठीक है, चरण से किसी भी कुनिद शासक का नाम उल्लेखित नहीं होता है। इस समय अवधि का देहरादून जनपद के कालसी से मौर्य शासक अशोक का कालसी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए, ठीक है, जिसके कारण यह माना जाता है कि द्वितीय चरण में सभ्यता में कुनिद शासकों ने मौर्यों की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और देहरादून जनपद के कालसी नामक स्थान पर मौर्य वंश के शासक अशोक के 257 बीसी में एक शिलालेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थापित करवाया था। ठीक है, इसकी खोज, जो ये शिलालेख है, इसकी खोज 1860 में फॉरेस्टर महोदय के द्वारा की जाती है, जिसकी भाषा प्राकृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। ठीक है, और जो ये कालसी पड़ता है ये आपका यमुना और टॉन्स नदी के किनारे पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे अगर इस शिलालेख की बात करें तो ये आपका यमुना और अमलावा नदी के तट पर है। बाकी विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय चरण की। ठीक है, तृतीय चरण में आप लोग देखेंगे कि कुनिदों के शासन काल की तृतीय चरण की जानकारी का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, वो इस काल की ताम्र एवं रजत धातु की मुद्राएं हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आपका तृतीय चरण शुरू होता है इसमें हमें जानकारी किससे मिलती है, तांबे की और रजत यानी चांदी की जो धातुओं की मुद्राएं हैं उनके द्वारा हमें इस काल की जानकारी मिलती है, इस चरण की जानकारी मिलती है। कुनिद शासकों की मुद्राएं देहरादून हो गया, आपका पौड़ी जनपद हो गया, शुमाड़ी गांव हो गया, टिहरी जनपद के थत्यूड़ गांव, अठूड़ गांव अल्मोड़ा से तथा कत्यूर घाटी बागेश्वर आदि स्थानों से हमें क्या होती है, इस काल की मुद्राएं प्राप्त होती है। कुनिदों की मुद्राएं हिमाचल प्रदेश के जालौन, शिमला तथा हरियाणा के रोपड़ आदि क्षेत्रों से हमें प्राप्त होती है। कुनिदों की मुद्राएं टोटल हमें उत्तराखंड हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका यूपी, हिमाचल, पंजाब, इन 5 राज्यों से हमें प्राप्त होती है। ये सारी जानकारी है जो दोस्तों ये आप लोगों को अपने माइंड में बिठा लेनी है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत में कुनिदों को क्या बोला गया है, तो द्विज श्रेष्ठ बोला गया। ये प्रश्न आ चुका है, तो यानी कि कुनिद से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों
कुणित शासकों की मुद्राओं को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक है पूर्ववर्ती कुणित मुद्राएं और एक है परिवर्ती कुणित मुद्राएं। ठीक है, यानी कि कुणितों की पहले की मुद्राएं और कुणितों के बाद की मुद्राएं। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बिल्कुल, ठीक है, जितनी भी क्लास अभी तक उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर हुई है उन सभी क्लासेस का आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये अब देखिए, आज क्या है, शनिवार है। ठीक है, शनिवार तक, ठीक है, शनिवार तक लगभग आप लोगों की कितनी क्लासेस हो गई, 3 क्लास इस हफ्ते हो गई। ठीक है, और 2 क्लास पहले की मेरे द्वारा करवाई गई है। तो टोटल जो क्लासेस हो गई दोस्तों उत्तराखंड हिस्ट्री की 5 क्लासेस हो गई। इन 5 क्लास को आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, और अब जो आप लोगों की उत्तराखंड हिस्ट्री की जो क्लास होगी वो कब होनी है, वो क्लास आप लोगों की होनी है सीधे जो आपका अगला सप्ताह है बृहस्पतिवार को होनी है। ठीक है, और सोमवार से बुधवार तक आप लोगों की, परसों से आप लोगों की क्या चलेगी, इंडियन ज्योग्राफी चलेगी। ठीक है, और कल आप लोगों का क्या होना है, टेस्ट होना है। ठीक है, और टेस्ट लिया ही इसलिए जाता है कि आप लोग अपनी तैयारी का क्या कर सके, आकलन कर सके कि आप लोग कितने पीछे हो, कितनी आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल जाता है कौन से टॉपिक आप लोगों के वीक है। ठीक है, देखिए अगर देखो भाई, ठीक है, कोई भी लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी है, कोई छात्र है, कोई छात्रा है, तो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, कल मैं आप लोगों को क्या दूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर दे दिया। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ही दूंगा मैं। एक तो आप लोग क्या करोगे, पूरी ईमानदारी दिखाओगे भाई। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग गूगल कर रहे या बुक से देख रहे, मेरे से धोखा करोगे यानी कि अपने आप से धोखा करोगे। आप लोगों को क्या नहीं चल पाएगा, अपनी तैयारी का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर लेना है, उसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, सी, जो भी होगा। ठीक है, 100 तक आप लोग ऐसा करोगे। अब देखिए, अब उसके बाद, ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग आप लोगों को पता है। ठीक है, रात 8 बजे मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगा और 9:30 बजे तक, ठीक है, 9:30 बजे तक आप लोग उसे करोगे। ठीक है, ठीक 9:30 बजे मैं आप लोगों को आंसर शीट दूंगा। ठीक है, 45 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में आप लोग उसको क्या करोगे, चेक करोगे। ठीक है, और यानी कि 10 बजे से पहले 9:45 तक आप लोग मुझे अपने जो भी आप लोगों के मार्क्स आए हैं और माइनस करके, ठीक है, माइनस करके दोगे आप लोग, नेगेटिव मार्किंग होती जैसे एग्जाम में होती है सेम। ठीक है, वो आप लोग मुझे क्या कर दोगे, दे दोगे, और 10 बजे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट अनाउंस्ड कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है आपकी वो 8 से 10 बजे तक की है, टेस्ट की प्रक्रिया। अब देखिए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास टेस्ट आ गया, आप लोगों ने देख लिया हमारा क्या सही क्या गलत। अब आप लोगों को एक व्हाइट पेपर लेना है। ठीक है, टेस्ट करने का फायदा क्या है, ठीक है, टेस्ट करने का फायदा ये है कि आप लोगों ने व्हाइट पेपर लिया, अब आप लोगों ने जिस टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं आया, ठीक है, और सपोज दैट ऐसे 20 टॉपिक है जिनसे आप लोगों को प्रश्न आप लोगों ने गलत किया, उन 20 के 20 टॉपिक को आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है व्हाइट पेपर के ऊपर। और जब व्हाइट पेपर के ऊपर लिखोगे तो अब आपके आपके पास अगले अगले दिन के लिए, ठीक है, अगले जो आपका हफ्ता आएगा, यानी कि जो अगला टेस्ट होगा आपका 7 दिन बाद होना है, तो इन 7 दिन सिर्फ आप क्या करोगे, उन 20 टॉपिक को, ठीक है, 20 टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करोगे। मैं आप लोगों को गारंटेड बोलता हूं, जो बंदा अभी 40 स्कोर कर रहा है, जो बंदा, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है, 40 स्कोर करने वाले, 40-42 स्कोर करने वाले सबसे ज्यादा लोग होते हैं तैयारी में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रेशियो रहता है वो 40 से और 45 के बीच रहता है तैयारी करने वालों का। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो 20 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिए जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो यही रेशियो मेरे भाई आप लोगों का कहीं सीधा चले जाएगा, आप लोगों का 60 के प्लस। ठीक है, और जब आप लोग अगला टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, तो अगर आप लोगों के 60 नंबर नहीं आए तो बोलना सर आपने क्या बोला। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, सिर्फ
उन अपनी कमजोरियों पे आप लोगों ने काम करना, जो आपकी ताकत, जो टॉपिक आपको आता है वो तो आपको पता, आपको संधि आती है, समास आते हैं, अलंकार आते हैं, अच्छी बात है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, अच्छी बात है, ठीक है, उनको रहने दो ना। आपको विलोम शब्द आते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उन टॉपिक पे कमांड बनाओ जो आप लोगों को नहीं आते हैं। आप लोगों को पता है कि यार मुझे गोरखा शासन के बारे में नहीं पता है, मुझे चंद वंश के बारे में नहीं पता है, मुझे पंवार वंश के बारे में पता है, मेरी उत्तराखंड हिस्ट्री वीक है, तो उसी को पढ़ो ना। आपको पता है कि हाँ भूगोल वाला पार्ट मेरा सही है, पॉलिटी वाला पार्ट मेरा सही है, ठीक है, तो वो तो आपके पास है, ठीक है, लेकिन जो आप लोग को लगता है कि ये मेरी वीकनेस है वो उठाओ, ठीक है। दूसरी बात क्या है साथियों, जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो गई, ठीक है, वो क्या करें, वो एक दिन, ठीक है, एक दिन एक सब्जेक्ट उठाना प्रारंभ करें, ठीक है। जैसे कल क्या है, कल संडे सपोज दैट, ठीक है, आज उस बंदे ने प्लानिंग कर ली रात को 11 बजे, कल मुझे क्या करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पहले से पढ़ रखी, उस मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे पूरा का पूरा रिवीजन मारना है, ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है। तो वो क्या कर ले, अपने 3 स्लॉट बना ले, ठीक है। पहले स्लॉट वो अगर 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता है सुबह और पढ़ता रहे 1 बजे वो अपना खाना खा ले, ठीक है। 1 बजे के बाद वो आदमी आराम करे, ठीक है, 2-3 घंटे, 4 बजे उठे, फिर वो 4 से 3 7 बढ़े, फिर 1 घंटा वो घूम ले, फिर वो 8 से 11। अगर आप लोगों की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाएगी कल, फिर बोलना, फिर वैसी ज्योग्राफी का करना, वैसी वर्ल्ड ज्योग्राफी का करना, 7-8 दिन में आप लोगों को अपने अंदर क्या बदलाव दिखेगा उसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रहोगे वो मलतूराम की तरह, गलतूराम की तरह कि हाँ भाई चल ठीक है यार अभी तो बहुत महीना है, पता है स्टूडेंट की जो सोच है वो क्या रहती है कि स्टूडेंट को ये रहता है, जो आलसी टाइप के स्टूडेंट रहते हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर बहुत रहता है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस क्या रहता है कि भाई जब लास्ट के कितने दिन बचेंगे, जब लास्ट के मेरे पास बचेंगे 5-7 दिन, तो वो कहता है अपने आप से, अरे यार मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है ना कि लास्ट के 7 दिन पढ़ूंगा ना तो बस। लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूं, जो अंतिम के दिन होते हैं ना, तो उन दिनों में इंसान के माइंड पे प्रेशर पड़ता है और वो आदमी, उसका मन, ठीक है, अपने आप से ये कहता है कि भाई यार देख लेंगे एग्जाम में, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ ही रखा।